टेपवर्म्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स मेनली बिलोंग करते हैं ऑर्डर टेनिडिया और फैमिली टेनिडिए से। इस फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट जीनस है टेनिया। ये टेपवर्म्स पैरासिटिक वर्म्स होते हैं जो कई एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, कैटल, शीप, पिग्स और कई वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स। कुछ स्पीशीज ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। इन वर्म्स का लाइफ साइकिल दो टाइप्स के होस्ट्स पर डिपेंड करता है। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट वो एनिमल होता है जिसमें टेपवर्म एडल्ट स्टेज तक ग्रो करता है और रिप्रोडक्शन करता है। डॉग्स, कैट्स और कभी-कभी ह्यूमंस यूजुअली डेफिनेटिव होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट वो एनिमल होता है जिसमें वर्म का इमैच्योर या लार्वल स्टेज डेवलप करता है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता। इंटरमीडिएट होस्ट में जो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेटासेस्टोड्स कहा जाता है। डेफिनेटिव होस्ट जैसे डॉग्स, कैट्स या ह्यूमंस के बॉडी में एडल्ट टेनिया वर्म्स यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसी जगह को इनका प्रेडिलेक्शन साइट कहा जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट में इन वर्म्स के लार्वल फॉर्म्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो स्पीशीज और होस्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। ये ऑर्गन्स मसल्स, हार्ट, लिवर, लंग्स और कभी-कभी एब्डोमिनल कैविटी भी हो सकते हैं। लार्वल फॉर्म या मेटासेस्टोड डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकता है, जैसे सिस्टिसर्कस, स्ट्रोबिलोसर्कस, कोइनूरस या हाइड्रेटेड सिस्ट। ये टेपवर्म्स दुनिया भर में पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, लेकिन ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में कॉमन होते हैं। इसका रीज़न ये है कि रूरल एरियाज में डॉग्स और कैट्स अक्सर एनिमल्स के रॉ ऑफल या कार्कसेस खा लेते हैं, जो ऑलरेडी पैरासाइट के लार्वल स्टेजेस से इन्फेक्टेड होते हैं। जब ये इन्फेक्टेड टिश्यूज खाए जाते हैं तो पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेनिया स्पीशीज वेटरिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉग्स में कई स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें डॉग्स फाइनल होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेनिया हाइडाटियना कैटल, शीप, गोट्स और पिग्स को इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में यूज करता है। इन एनिमल्स में इसका लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कस टेनिकॉलिस के नाम से जाना जाता है। एक और स्पीशीज है टेनिया क्रैबी, जो डिफरेंट डियर स्पीशीज को इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में यूज करता है। टेनिया मल्टीसेप्स शीप को इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में इन्फेक्ट करता है और इसका लार्वल स्टेज कोइनूरस सेरेब्रालिस के नाम से जाना जाता है। एक और स्पीशीज टेनिया ओविस शीप और गोट्स को इंटरमीडिएट होस्ट बनाता है और इसका लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कस ओविस होता है। दो और स्पीशीज टेनिया पिसिफॉर्मिस और टेनिया सीरियालिस रोडेंट्स जैसे रैबिट्स और हेयर्स को इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में यूज करते हैं। इनके अलावा एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस और एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस भी क्लोजली रिलेटेड टेपवर्म्स हैं, जिनके लार्वल स्टेजेस र्यूमिनेंट्स और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैट्स में एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है टेनिया टेनिएफॉर्मिस। इस केस में रोडेंट्स जैसे रैट्स या रैबिट्स इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं। ह्यूमंस में दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं, टेनिया सेजिनाटा और टेनिया सोलियम। टेनिया सेजिनाटा कैटल को इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में यूज करता है और इसका लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कस बोविस कहलाता है। टेनिया सोलियम पिग्स को इंटरमीडिएट होस्ट बनाता है और इसका लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसे के नाम से जाना जाता है। अगर हम इन वर्म्स की मॉर्फोलॉजी देखें तो मोस्ट एडल्ट टेनिया वर्म्स काफ़ी बड़े होते हैं। ये कई मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेनिया सोलियम लगभग 3 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और कभी-कभी 8 मीटर तक भी पहुंच सकता है। ये वर्म्स यूजुअली वाइटिश कलर के होते हैं। वर्म का हेड स्कोलेक्स कहलाता है। कई स्पीशीज में स्कोलेक्स पर हुक्स और सकर्स होते हैं, जो वर्म को होस्ट की इंटेस्टाइनल वॉल से स्ट्रांगली अटैच होने में हेल्प करते हैं। वर्म का बॉडी पार्ट स्ट्रोबिला कहलाता है। ये बहुत सारे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिनको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। इन सेगमेंट्स की संख्या हंड्रेड्स या कभी थाउजेंड्स तक हो सकती है। जैसे जैसे सेगमेंट्स मैच्योर होते हैं वो ग्रेविड बन जाते हैं, यानी उनके अंदर एग्स भर जाते हैं। हर ग्रेविड सेगमेंट में लगभग 1 लाख एग्स तक हो सकते हैं। ये सेगमेंट्स वर्म के बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और होस्ट के फीसेस के साथ बाहर निकल जाते हैं। टेनिया स्पीशीज के एग्स बहुत छोटे और ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनका साइज लगभग 30 to 40 माइक्रोमीटर्स होता है। हर एग के अंदर एक डेवलप्ड लार्वा होता है, जिसे ओंकोस्फियर या हेक्साकैंथ एम्ब्रियो कहा जाता है। इस लार्वा के पास 3 पेयर्स ऑफ हुक्स होते हैं। एग एक थिक शेल से सराउंडेड होता है, जिसमें स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे डिफरेंट टेनिया स्पीशीज के एग्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबका अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। इनफैक्ट ये एग्स एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस और एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस जैसे भी लगते हैं, जो पेट्स और लाइवस्टॉक को इन्फेक्ट करने वाले इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स हैं। टेनिया स्पीशीज का लाइफ साइकिल यूजुअली इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट्स की जरूरत होती है। डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस या दूसरे कार्निवोर्स फाइनल होस्ट के रूप में एक्ट करते हैं, जबकि डिफरेंट डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स इंटरमीडिएट होस्ट्स होते हैं।
फाइनल होस्ट में एडल्ट वर्म एग्स प्रोड्यूस करता है जो फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये एग्स अक्सर ग्रेविड सेगमेंट्स के अंदर होते हैं जो वर्म के बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। कभी कभी इन ग्रेविड सेगमेंट्स की चेन फीसिस में या होस्ट के एनल रीजन के पास नेकेड आई से भी देखी जा सकती है। ये एग्स डायरेक्टली इन्फेक्टिव होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट्स के लिए। ये कूल और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में कई महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ड्राई और हॉट कंडीशंस में जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर एग्स हे में कॉन्टैमिनेट हो जाएं तो ये कुछ वीक्स तक इन्फेक्टिव रह सकते हैं। जब इंटरमीडिएट होस्ट्स जैसे कैटल, शीप या पिग्स कॉन्टैमिनेटेड फूड खा लेते हैं या कॉन्टैमिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो ये एग्स उनके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर एग्स हैच हो जाते हैं और लार्वे रिलीज करते हैं। ये लार्वे इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। जब ये स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में ट्रैप हो जाते हैं तो ये वहां डेवलप होकर लार्वल फॉर्म्स बन जाते हैं जिनको मेटासेस्टोड्स या ब्लैडर वर्म्स कहा जाता है। ये लार्वल फॉर्म्स इंटरमीडिएट होस्ट के टिश्यूज में रहते हैं और एडल्ट वर्म्स में डेवलप नहीं करते। लाइफ साइकिल तब कंटिन्यू होता है जब फाइनल होस्ट इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट के टिश्यूज या ऑफल खा लेता है जिसमें ये मेटासेस्टोड्स प्रेजेंट होते हैं। फाइनल होस्ट के बॉडी में एडल्ट वर्म्स यूम वर्म्स रिलीज करते हैं जिनको प्रोटोस्कोलाइड्स कहा जाता है। ये प्रोटोस्कोलाइड्स इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाते हैं और ग्रेजुअली सेगमेंट्स बनाकर एडल्ट वर्म्स में डेवलप हो जाते हैं। इन्फेक्शन होने से लेकर फीसिस में एग्स अपीयर होने तक के टाइम को प्री पेटेंट पीरियड कहा जाता है। टेनिया स्पीशीज में ये पीरियड यूजुअली 5 to 12 वीक्स तक होता है और स्पीशीज के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है। फाइनल होस्ट के बॉडी में एडल्ट वर्म्स कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में डॉग्स और कैट्स में टेनिया टेपवर्म इन्फेक्शन सिवियर डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता। ये यूजुअली माइल्ड होता है और कई एनिमल्स में कोई क्लियर क्लिनिकल साइंस भी नहीं दिखते। लेकिन अगर इंटेस्टाइन में वर्म्स की नंबर ज्यादा हो जाए तो कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इनमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस, एब्डोमिनल पेन और एनल रीजन में इचिंग जैसे साइंस इंक्लूड हो सकते हैं। बहुत हैवी इन्फेक्शन में वर्म्स इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज भी कॉज कर सकते हैं। क्योंकि वर्म्स होस्ट के इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल अंडरनरिश्ड भी हो सकता है। टेनिया इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना हमेशा इजी नहीं होता। फीसिस में एग्स डिटेक्ट करना बहुत हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि डिफरेंट टेनिया स्पीशीज और दूसरे टेपवर्म्स जैसे एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस और एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस के एग्स माइक्रोस्कोप में ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। इसलिए सिर्फ एग्स देखकर एग्जैक्ट स्पीशीज आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। ज्यादा रिलायबल मेथड ये है कि फीसिस में जो ग्रेविड सेगमेंट्स पास होते हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाए, क्योंकि इन सेगमेंट्स की शेप और स्ट्रक्चर स्पीशीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम टीनिया सैजिनाटा के बारे में बात करेंगे, जिसे कॉमनली बीफ टेपवर्म कहा जाता है। इस पैरासाइट में डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है। इसका मतलब ये है कि अडल्ट वर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। अडल्ट वर्म का प्रेफर्ड प्लेस या प्रेडिलेक्शन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली कैटल होता है, लेकिन कभी-कभी दूसरे रुमिनेंट एनिमल्स जैसे लामा, रेनडियर या जिराफ भी इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। ये पैरासाइट लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है, इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन कही जाती है, लेकिन ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है। हालांकि दुनिया के कई और रीजन्स में भी मिलता है। इसका लार्वल स्टेज या मेटासिस्टोड सिस्टीसर्कस बोविस कहलाता है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो अडल्ट वर्म बहुत लंबा होता है। इसकी लेंथ आमतौर पर लगभग 4 से 8 मीटर्स होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये 25 मीटर्स तक भी ग्रो कर सकता है। ये वॉर्म्स ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। वॉर्म का हेड स्कॉलेक्स कहलाता है और इसमें 4 सकर्स होते हैं जो वॉर्म को इंटेस्टिनल वॉल से अटैच होने में मदद करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इसमें रोस्टेलम या हुक्स नहीं होते। इसके एग्स ओवल शेप के होते हैं और उनका साइज लगभग 46 से 50 माइक्रोमीटर्स लेंथ और 39 से 41 माइक्रोमीटर्स विड्थ होता है। इस वॉर्म का ओवरी बायलोब्ड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस वॉर्म के ग्रेविड सेगमेंट्स खुद ब खुद डिटैच होकर ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी ये स्पॉन्टेनियसली बॉडी से निकल सकते हैं। अब अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सैजिनाटा को समझें तो ये शुरू होता है जब कैटल कंटैमिनेटेड फूड या ग्रास खाते समय एक्सीडेंटली एग्स इंजेस्ट कर लेते हैं। जब ये एग्स इंटरमीडिएट होस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जूसेस की एक्शन से लार्वा हैच होता है, जिसे ओंकोस्फीयर कहा जाता है। ये लार्वा इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये एम्ब्रियोज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और कभी-कभी दूसरे ऑर्गन्स में सेटल हो जाते हैं। इनमें हार्ट और मैसेटर मसल्स में सबसे ज़्यादा लार्वाए पाए जाते हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर लार्वे डेवलप होकर सिस्टीसर्कस स्टेज बनाते हैं, जिसे सिस्टीसर्कस बोविस कहा जाता है।
ये सिस्टी सरसाई लगभग 10 वीक्स बाद इन्फेक्टिव बन जाते हैं और लगभग 9 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। ये मसल टिश्यू के अंदर कैप्सूल के भीतर रहते हैं। ह्यूमंस को इन्फेक्शन तब होता है जब वे अंडरकुक्ड या रॉ बीफ खा लेते हैं जिसमें ये सिस्टी सरसाई मौजूद होते हैं, जिसे अक्सर मीजली बीफ कहा जाता है। इन्फेक्शन के बाद अडल्ट वॉर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में डेवलप होता है और लगभग 100 डेज बाद इन्फेक्टेड पर्सन फीसिस के साथ ग्रेविड सेगमेंट्स पास करना शुरू कर देता है। आमतौर पर तीनिया सैजिनाटा इन्फेक्शन ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन अगर इन्फेक्शन हैवी हो जाए तो कुछ क्लिनिकल साइंस दिखाई दे सकते हैं। इनमें वेट लॉस, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक इंडाइजेशन और लॉस ऑफ एपेटाइट शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन के कारण एंटीजन रिलीज होने से एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। रेयर केसेस में ये पैंक्रियाटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस या कोलिंजाइटिस जैसी कंडीशंस भी कॉज कर सकता है। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज टीनिया सोलियम के बारे में समझते हैं, जिसे पोक टेपवॉर्म कहा जाता है। इस पैरासाइट में भी डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है और अडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट पिग होता है। इस वॉर्म का लार्वल स्टेज या मेटासिस्टोड सिस्टी सर्कस सेल्यूलोसे कहलाता है। ये पैरासाइट उन कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है जहां पोक ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और सैनिटेशन पुअर होती है। इसलिए ये अक्सर लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले रीजन्स में पाया जाता है। ये लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में इंडेमिक माना जाता है। इन्फेक्शन उन एरियाज में ज़्यादा होता है जहां सैनिटरी फैसिलिटीज़ खराब होती हैं और पिग्स फ्रीली रोम करते हैं और वेस्ट या ह्यूमन फीकल मटीरियल पर फीड करते हैं। अडल्ट वॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम आमतौर पर 3 से 5 मीटर्स लंबा होता है, लेकिन कभी-कभी 8 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 25 साल तक जिंदा रह सकता है। इसके स्कॉलिक्स में रोस्टिलम होता है, जिसमें 2 रोज ऑफ हुक्स होती हैं जो वॉर्म को इंटेस्टिनल वॉल से स्ट्रांगली अटैच होने में मदद करती हैं। इसके बॉडी सेगमेंट्स यानी प्रोग्लॉटिड्स लगभग 10 से 12 mm लॉन्ग और 5 to 6 mm वाइड होते हैं। इसके ग्रेविड सेगमेंट का यूटेरस लगभग 7 to 16 लैटरल ब्रांचेस रखता है। एक और डिफरेंस ये है कि टीनिया सैजिनाटा की तरह इसके ग्रेविड सेगमेंट्स स्पॉन्टेनियसली बाहर नहीं निकलते, बल्कि फीसिस के साथ पास होते हैं। इसके एग्स थोड़े छोटे होते हैं और लगभग 26 से 34 माइक्रोमीटर्स डायमीटर के होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम लगभग टीनिया सैजिनाटा जैसा ही होता है, बस इसमें इंटरमीडिएट होस्ट कैटल की जगह पिग होता है। ह्यूमंस को इन्फेक्शन तब होता है जब वे अंडरकुक्ड पोक खा लेते हैं जिसमें सिस्टी सरसाई मौजूद होते हैं। लेकिन इस पैरासाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ह्यूमंस खुद भी इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान गलती से एग्स इंजेस्ट कर लेता है, जैसे कंटैमिनेटेड फूड या डर्टी हैंड्स के माध्यम से। इस सिचुएशन में लार्वा ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज में डेवलप होकर सिस्टी सरसाई बना सकते हैं। ये स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अलावा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डेवलप हो सकते हैं। इस कंडीशन को न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहा जाता है और ये बहुत सीरियस डिजीज होती है। आमतौर पर अडल्ट टीनिया सोलियम इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हैवी इन्फेक्शन होने पर अनीमिया और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन तब होती है जब एग्स इंजेस्ट हो जाएं और सिस्टी सरसाई ह्यूमन टिश्यूज में डेवलप हो जाएं। इस डिजीज को सिस्टी सर्कोसिस कहा जाता है और ये टेपवॉर्म्स द्वारा होने वाली सबसे सीवियर डिजीजेज में से एक मानी जाती है। इसमें हेडेक, डिजीनेस, सीजर्स, डिमेंशिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन लीजन्स, ब्लाइंडनेस, ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स और इओसिनोफिल्स के लो लेवल्स जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ये हाइड्रोसिफेलिस, मेनिंजाइटिस और सीवियर केसेस में डेथ तक कॉज कर सकता है। अब हम टीनिया हाइडाजिना के बारे में समझते हैं। इस स्पीशीज में डेफिनेटिव होस्ट डॉग्स, वुल्व्स और दूसरे वाइल्ड कार्निवोर्स होते हैं। इनके अडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके इंटरमीडिएट होस्ट मेनली डोमेस्टिक और वाइल्ड रूमिनेंट्स होते हैं, खासकर शीप, हालांकि पिग्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लार्वल स्टेज या मेटासिस्टोड सिस्टी सर्कस टेन्यूकोलिस कहलाता है। शीप में इन्फेक्शन रेट काफ़ी हाई होता है, लेकिन हर एनिमल में किस्ट्स की संख्या आमतौर पर कम होती है। डेवलपमेंट के दौरान लार्वे लिवर के थ्रू माइग्रेट करते हैं और इससे लिवर टिश्यू में हेमोरेजिक और फाइब्रोटिक ट्रैक्स बन सकते हैं। ये सिस्टी सरसाई वायबल रह सकते हैं या फिर केसिएटेड या कैल्सिफाइड हो सकते हैं। इस डैमेज की वजह से स्लॉटर हाउसेज में मीट इंस्पेक्शन के दौरान लिवर रिजेक्ट किया जा सकता है। सीवियर इन्फेक्शंस में लार्वल माइग्रेशन ट्रॉमेटिक हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है और कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। अब हम टीनिया ओविस की बात करते हैं। इस स्पीशीज में डॉग्स, वुल्व्स और दूसरे वाइल्ड कार्निवोर्स डेफिनेटिव होस्ट्स होते हैं और इनके अडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके इंटरमीडिएट होस्ट्स शीप और गोट्स होते हैं। ये पैरासाइट भी वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इसका लार्वल स्टेज सिस्टी सर्कस ओविस कहलाता है।
इसका लाइफ साइकिल टीनिया सैजिनाटा जैसा होता है। जब एग्स इंजेस्ट किए जाते हैं तो ऑन्कोस्फियर्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में सेटल हो जाते हैं। हार्ट, डायाफ्राम और मैसेटर मसल्स इसके कॉमन प्रिडिलेक्शन साइट्स हैं। मैच्योर सिस्टी सरसाई लगभग 6 तक ग्रो कर सकते हैं और लगभग 46 डेज में इन्फेक्टिव बन जाते हैं। डॉग्स में इसका प्री पेटेंट पीरियड लगभग 60 डेज होता है। अब हम टीनिया क्रैबाई के बारे में समझते हैं। इस स्पीशीज में डेफिनेटिव होस्ट वाइल्ड कार्निवोर्स जैसे कोयोटीज, वुल्व्स और बॉब कैट्स होते हैं। इनके एडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके इंटरमीडिएट होस्ट वाइल्ड रूमिनेंट्स होते हैं जैसे रेनडियर। ये पैरासाइट भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लार्वल स्टेज सिस्टीसर्कस तारंडी कहलाता है। इंटरमीडिएट होस्ट में ये लार्वल फॉर्म्स मुख्य रूप से मसल्स के अंदर डेवलप होते हैं। अब अगली स्पीशीज है टीनिया पिसिफॉर्मिस। इसमें डेफिनेटिव होस्ट डॉग्स, फॉक्सेस और दूसरे वाइल्ड कार्निवोर्स होते हैं और कभी-कभी कैट्स भी इन्फेक्टेड हो सकती हैं। इसके अडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके इंटरमीडिएट होस्ट मेनली लैगोमॉर्फ्स होते हैं जैसे रैबिट्स और हेयर्स, और कभी-कभी रोडेंट्स भी इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है। इसका लार्वल स्टेज सिस्टीसर्कस पिसिफॉर्मिस कहलाता है। इसका लाइफ साइकिल कुछ हद तक टीनिया हाइडाइजिना जैसा होता है, लेकिन इसमें मेन इंटरमीडिएट होस्ट्स रैबिट्स और हेयर्स होते हैं। जब एग्स इंजेस्ट किए जाते हैं तो यंग लार्वे पहले लगभग 15 टू 30 डेज तक लिवर में डेवलप होते हैं। बाद में ये लिवर टिश्यू को पेनिट्रेट करके पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर अडल्ट ब्लैडर वॉर्म स्टेज एब्डोमिनल ऑर्गन से अटैच होकर पाया जाता है। अंत में हम टीनिया टाइनियफॉर्मिस के बारे में समझते हैं। इस स्पीशीज में डेफिनेटिव होस्ट कैट और उससे रिलेटेड कार्निवोर्स होते हैं। इनके अडल्ट वॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। इसके इंटरमीडिएट होस्ट मेनली रोडेंट्स होते हैं, हालांकि कभी-कभी रैबिट्स और हेयर्स भी इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। ये पैरासाइट भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लार्वल स्टेज सिस्टीसर्कस फेसिकुलरिस कहलाता है। इस पैरासाइट के लाइफ साइकिल में मेटासिस्टोड रोडेंट्स के लिवर में डेवलप होता है जब वे एग्स इंजेस्ट करते हैं। बाद में जब कैट इन्फेक्टेड रोडेंट को खा लेती है, तब पैरासाइट कैट के इंटेस्टाइन में अडल्ट वॉर्म बनकर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। अब हम अनदर इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ टेनिया को समझते हैं, जिसका नाम टेनिया मल्टीसेप्स है, और इसे बिल्कुल सिंपल क्लासरूम डिस्कशन की तरह समझेंगे। इस पैरासाइट में डेफिनेटिव होस्ट्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स, फॉक्सेस, कोयोटीज और जैकल्स। इन एनिमल्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में अडल्ट वॉर्म रहता है और यही इसका प्रेडिलेक्शन साइट होता है। इस पैरासाइट के इंटरमीडिएट होस्ट्स मेनली शीप और दूसरे अंगुलेट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस भी कभी-कभी एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पैरासाइट का लार्वल स्टेज या मेटासेस्टोड कोइन्यूरस सेरेब्रालिस कहलाता है। अब अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया मल्टीसेप्स को समझें, तो इसका मेटासेस्टोड स्टेज मेनली शीप के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप करता है, लेकिन गोट्स में सिस्ट कभी-कभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में भी डेवलप हो सकता है और कभी मसल्स या स्किन के नीचे भी मिल सकता है। जब लार्वल स्टेज पहली बार ब्रेन में पहुंचता है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज के थ्रू माइग्रेट करता है। इस माइग्रेशन के दौरान ये ट्विस्टिंग ट्रैक्स छोड़ता है, जो येलोइश ग्रे से लेकर रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पैरासाइट ग्रो करता है, धीरे धीरे ये एक बड़ा फ्लूइड फिल्ड सिस्ट डेवलप करता है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा डायमीटर का हो सकता है। इस सिस्ट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोस्कोलाइसिस होते हैं, जो सिस्ट की इनर वॉल पर क्लस्टर्स में अटैच्ड रहते हैं। ऐसा सिस्ट जिसमें बहुत सारे प्रोटोस्कोलाइसिस प्रेजेंट होते हैं, उसे कोइन्यूरस कहा जाता है। ये लार्वल स्टेज लगभग 6 टू 8 मंथ्स बाद इन्फेक्टिव बन जाता है। अब हम डिजीज प्रोसेस को समझते हैं जो ये पैरासाइट कॉज करता है। यंग लैम्स में अगर बहुत सारे इमेच्योर लार्वे एक ही टाइम पर ब्रेन टिश्यू में माइग्रेट करें, तो ये ब्रेन और उसकी कवरिंग में अक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, जिसे मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में डिजीज क्रॉनिक फॉर्म में डेवलप होती है। यूजुअली इन्फेक्शन के 4 टू 6 मंथ्स बाद ब्रेन में 1 या 2 कोइन्यूरस सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे जैसे सिस्ट धीरे धीरे एनलार्ज होता है, ये सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता है। ब्रेन के इस डैमेज की वजह से एनिमल्स में नर्वस साइंस डेवलप होने लगते हैं। इस डिजीज को कॉमनली गिड या स्टैगर्स कहा जाता है। क्लिनिकल साइंस डिपेंड करते हैं कि सिस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस एग्जैक्ट लोकेशन पर प्रेजेंट है। अगर सिस्ट ब्रेन के पैराइटल रीजन में ब्रेन के एक साइड की सरफेस पर हो, तो एनिमल अपना हेड एक साइड की तरफ टिल्ट कर सकता है और अफेक्टेड साइड की तरफ सर्कल्स में वॉक करता है। एनिमल ऑपोजिट साइड वाली आई में ब्लाइंड भी हो सकता है। अगर सिस्ट ब्रेन के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट हो, तो एनिमल अपना हेड चेस्ट के पास होल्ड करता है और चलने के टाइम लेग्स को बहुत हाई लिफ्ट करता है। कभी कभी एनिमल सीधा चलता रहता है जब तक किसी ऑब्स्टिकल से टकरा ना जाए, और फिर कुछ टाइम तक वहीं खड़ा रह जाता है। अगर सिस्ट ब्रेन वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट हो, तो मूवमेंट्स कभी कभी बिल्कुल ऑपोजिट टाइप के हो सकते हैं।
अगर सिस्ट सेरेबेलम में डेवलप हो तो एनिमल एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है, जर्की या स्टैगरिंग मूवमेंट्स में खाता है और आखिर में गिर सकता है और खड़ा नहीं हो पाता। अगर पैरासाइट स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो तो ये धीरे धीरे एक या दोनों हाइंड लिम्स में वीकनेस या पैरालिसिस कॉज कर सकता है। शुरू में ये सिम्टम्स कभी कभी दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे एनिमल खाना कम कर देता है और वीक और थिन हो जाता है। इस पैरासाइट से होने वाली डिजीज को गिड कहा जाता है। अब हम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जीनस एकिनोकोकस को समझेंगे। इस जीनस की एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज एकिनोकोकस ग्रैन्युलोसिस है। इस पैरासाइट में डेफिनेटिव होस्ट्स कार्निवोर्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स। इन एनिमल्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में अडल्ट वर्म्स रहते हैं। इस पैरासाइट के इंटरमीडिएट होस्ट्स मेनली शीप और दूसरे हूव्ड एनिमल्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस भी इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं। ये पैरासाइट भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पैरासाइट का लार्वल स्टेज हाइड्रेटेड सिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ एकिनोकोकस ग्रैन्युलोसिस को समझें तो इसका अडल्ट वर्म्स डेफिनेटिव होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ग्रेविड सेगमेंट्स एग्स रिलीज करते हैं जो फीसिस के थ्रू बाहर निकलते हैं और तुरंत इन्फेक्टिव होते हैं। जब कोई सूटेबल इंटरमीडिएट होस्ट जैसे शीप ग्रेजिंग के दौरान एक्सीडेंटली इन एग्स को इंजेस्ट कर लेता है तो एग्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच होते हैं और एक लार्वा रिलीज करते हैं जिसे ऑन्कोस्फीयर कहते हैं, जिसमें 6 हुक्स होते हैं। ये लार्वा इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट करता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, स्पेशली लिवर और लंग्स में। इन ऑर्गन्स में लार्वा धीरे धीरे डेवलप होकर थिक वॉल्ड हाइड्रेटेड सिस्ट बनाता है। ये सिस्ट ग्रेजुअली साइज में बढ़ता है और अपने अंदर बहुत सारे प्रोटोस्कोलाइसिस और डॉटर सिस्ट्स प्रोड्यूस करता है। जब डेफिनेटिव होस्ट जैसे डॉग इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट के ऑर्गन्स खा लेता है जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोस्कोलाइसिस डॉग के इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं। ये इंटेस्टिनल वॉल पर अटैच होते हैं और लगभग 32 टू 80 डेज में अडल्ट वर्म्स बन जाते हैं। ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये एक्सीडेंटल या एबनॉर्मल इंटरमीडिएट होस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ह्यूमंस एग स्वॉलो करने से इन्फेक्ट होते हैं, जो यूजुअली कंटैमिनेटेड फूड, वाटर या इन्फेक्टेड डॉग्स के कॉन्टैक्ट से होता है। एग इंजेक्शन के बाद एग्स इंटेस्टाइन में हैच होते हैं और ऑन्कोस्फीयर्स रिलीज करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स में माइग्रेट करके हाइड्रेटेड सिस्ट्स डेवलप करते हैं। अगर हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर हो जाए तो रिलीज्ड प्रोटोस्कोलाइसिस बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड होकर नए सिस्ट्स बना सकते हैं। इस कंडीशन को सेकेंडरी एकिनोकोसिस कहा जाता है। हाइड्रेटेड सिस्ट से होने वाली डिजीज को हाइड्रेटिडोसिस कहा जाता है। अगर हम डिजीज प्रोसेस ऑफ एकिनोकोसिस की बात करें तो डॉग्स में अडल्ट वर्म्स यूजुअली बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते, लेकिन अगर वर्म्स की नंबर बहुत ज़्यादा हो तो माइल्ड इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन या एंटेराइटिस हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरमीडिएट होस्ट में हाइड्रेटेड सिस्ट्स की प्रेजेंस से होता है। डिजीज की सिवेरिटी डिपेंड करती है कि सिस्ट्स कितनी नंबर में हैं और किस ऑर्गन में डेवलप हुए हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में इवन हैवी इन्फेक्शंस भी अक्सर ऑब्वियस क्लिनिकल साइंस नहीं दिखाते, लेकिन ह्यूमंस में सिस्ट्स उन ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। अगर सिस्ट रप्चर हो जाए तो सिवियर एलर्जिक रिएक्शन यानी एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, जो फेटल भी हो सकता है। इस जीनस की कुछ और स्पीशीज भी हैं। एक स्पीशीज है एकिनोकोकस मल्टीलोक्युलारिस। इसमें डेफिनेटिव होस्ट्स कार्निवोर्स होते हैं, स्पेशली फॉक्सेस, और इंटरमीडिएट होस्ट्स रोडेंट्स होते हैं। ये पैरासाइट मेनली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, कनाडा और फॉर्मर यूएसएसआर के कुछ रीजन्स में मिलता है। इस पैरासाइट से होने वाली डिजीज एल्वियोलर हाइड्रेटिडोसिस के नाम से जानी जाती है। एक और स्पीशीज है एकिनोकोकस ओलिगार्थिस। इस पैरासाइट में डेफिनेटिव होस्ट्स वाइल्ड कैट्स जैसे पूमा और जैगुआर होते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट्स वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं। ये पैरासाइट मेनली सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस स्पीशीज से होने वाली डिजीज पॉलीसिस्टिक हाइड्रेटिडोसिस के नाम से जानी जाती है। एक और स्पीशीज है एकिनोकोकस वोजेली। इस पैरासाइट में डेफिनेटिव होस्ट्स डोमेस्टिक और वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट्स रोडेंट्स और कभी-कभी ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ये पैरासाइट मेनली सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब हम डायग्नोसिस को समझेंगे। टेनियासिस का डायग्नोसिस यूजुअली स्टूल सैंपल्स एग्जामिन करके किया जाता है, स्पेशली एग्स डिटेक्ट करके। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है, क्योंकि डिफरेंट टेपवर्म स्पीशीज के एग्स माइक्रोस्कोप के नीचे काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। इसलिए सिर्फ एग्स के बेसिस पर एग्जैक्ट स्पीशीज आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। ज़्यादा एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्म के स्कॉलिक्स या ग्रेविड सेगमेंट्स एग्जामिन किए जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज में इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। मॉडर्न मोलेकुलर टेक्निक्स भी डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती हैं। एक मेथड है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन या लैम्प, जो बहुत सेंसिटिव होता है और डिफरेंट टेनिएट स्पीशीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है।
एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रो ट्रांसफर ब्लॉट या EIT भी है। ये टेस्ट स्पेशली टेनिया एसियाटिका इन्फेक्शंस डिटेक्ट करने में यूजफुल होता है और डिफरेंट टेनियड इन्फेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकता है। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मीट को प्रॉपरली कुक करना है, क्योंकि मीट में प्रेजेंट सिस्टी सर्काइल लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट्स कुक करने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेफ्रिजरेशन -10 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग फॉर अबाउट 9 डेज या लॉन्ग पीरियड्स तक सॉल्टिंग भी सिस्टी सर्काई को किल कर सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्टेड ह्यूमंस का ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड ना करें। स्लॉटर हाउसेज में प्रॉपर मीट इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि इन्फेक्टेड कार्केसेस डिटेक्ट किए जा सकें। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि लोग रॉ या अंडरकुक्ड मीट खाने के रिस्क समझ सकें। सैनिटेशन और हाइजीन इंप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। पिग रियरिंग प्रैक्टिसेस बेटर होनी चाहिए ताकि पिग्स ह्यूमन फीसेस के कांटेक्ट में ना आए। पिग फीड को ह्यूमन फीसेस से कंटैमिनेट होने से बचाना लाइफ साइकिल ब्रेक करने में हेल्प करता है। पिग फार्म्स के आसपास ह्यूमन फीसेस का प्रॉपर डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस में सिस्टिसर्कोसिस अक्सर कंटैमिनेटेड हैंड्स की वजह से होता है, स्पेशली फूड हैंडलर्स में जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते। एनिमल्स में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्राजिक्वांटल, निक्लोसेमाइड या एल्बेंडाजोल जैसे ड्रग से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आखिर में अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो डॉग्स और कैट्स के टेपवर्म्स इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन्फेक्टेड डॉग्स के क्लोज कांटेक्ट से ह्यूमंस में इन पैरासाइट्स के लार्वल स्टेजेस की इन्फेक्शन हो सकती है। साथ ही जब लाइव स्टॉक के ऑर्गन्स या मसल्स में लार्वल स्टेजेस मिलते हैं तो अफेक्टेड कार्कसेस या ऑफल कमर्शियल यूज के लिए सूटेबल नहीं रहते, जिसकी वजह से फार्मर्स और मीट इंडस्ट्री को इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। अब हम अनदर इम्पॉर्टेंट टेपवर्म को समझते हैं जो कॉमनली डॉग्स और कैट्स को इन्फेक्ट करता है। ये पैरासाइट ऑर्डर डायलेपिडिडिया और फैमिली डायलेपिडिडी से बिलोंग करता है। इस स्पीशीज का नाम डायपिलिडियम कैनेनम है। ये टेपवर्म मेनली डॉग्स, कैट्स और फॉक्सेस को इन्फेक्ट करता है, जो इसके डेफिनेटिव होस्ट्स होते हैं। कभी-कभी ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन। डेफिनेटिव होस्ट के बॉडी में अडल्ट वर्म यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और यही इसका प्रेडिलेक्शन साइट होता है। इस पैरासाइट के इंटरमीडिएट होस्ट्स डॉग्स या कैट्स के फ्लीज होते हैं, मेनली जीनस सिटेनोसेफेलिडीज की स्पीशीज। जो लार्वल स्टेज इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर डेवलप होता है उसे सिस्टिसर्कॉइड स्टेज कहा जाता है। ये पैरासाइट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में पाया जाता है, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ डायपिलिडियम कैनेनम की बात करें तो अडल्ट वर्म लगभग 50 सेंटीमीटर्स तक लेंथ में ग्रो कर सकता है। वर्म के फ्रंट एंड पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्कोलेक्स कहा जाता है, जो पैरासाइट को इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने में हेल्प करता है। स्कोलेक्स पर एक रिट्रैक्टेबल रोस्टलम होता है जिसमें 3 या 4 रोज में स्मॉल हुक्स होते हैं जो शेप में रोज थॉर्न्स जैसे लगते हैं। ये हुक्स पैरासाइट को इंटेस्टाइन में फर्मली अटैच रहने में मदद करते हैं। इस टेपवर्म की एक स्पेशल फीचर ये है कि हर बॉडी सेगमेंट, जिसे प्रोग्लॉटिड कहा जाता है, उसमें 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेगमेंट के अंदर ओवरी और वाइटलाइन ग्लैंड दोनों साइड्स पर मासेस की तरह दिखते हैं और थोड़े बहुत ग्रेप्स के बंच जैसे लगते हैं। इस पैरासाइट के एग्स सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बल्कि ये एग कैप्सूल्स के फॉर्म में ग्रुप्ड होते हैं और हर कैप्सूल में लगभग 30 एग्स तक हो सकते हैं। मैच्योर और स्पेशली ग्रेविड सेगमेंट्स की शेप बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये इलोंगेटेड और ओवल शेप के होते हैं और बिल्कुल क्यूकम्बर सीड्स जैसे दिखते हैं, जो इस पैरासाइट की एक टिपिकल आइडेंटिफाइंग फीचर मानी जाती है। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ डायपिलिडियम कैनेनम को समझते हैं। ग्रेविड सेगमेंट्स जिनके अंदर एग्स होते हैं वो बॉडी से या तो फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं या कभी-कभी एनस के अराउंड रीजन से क्रॉल करके बाहर आ जाते हैं। जब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं तो ये सेगमेंट्स धीरे-धीरे ब्रेक हो जाते हैं और एग पैकेट्स रिलीज कर देते हैं। कभी-कभी ये एग पैकेट्स फीसिस में फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, जो यूजुअली डॉग या कैट फ्ली का लार्वल स्टेज होता है, जैसे सिटेनोसेफेलिडी स्पीशीज, गलती से इन एग पैकेट्स को इंजेस्ट कर लेता है। फ्ली लार्वा के इंटेस्टाइन के अंदर एग हैच होता है और एक लार्वल स्टेज रिलीज होता है जिसे सिस्टोसर्कॉइड कहा जाता है। ये सिस्टोसर्कॉइड फ्ली के इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करता है और इंसेक्ट के बॉडी कैविटी में एंटर कर जाता है, जिसे हीमोकोल कहा जाता है। वहाँ ये डेवलप होकर सिस्टिसर्कॉइड बन जाता है। ये सिस्टिसर्कॉइड फ्ली के अंदर ही रहता है जब तक फ्ली खुद लार्वा से प्यूपा और फिर अडल्ट फ्ली में डेवलप होता रहता है। डेफिनेटिव होस्ट का इन्फेक्शन तब होता है जब डॉग, कैट या कभी-कभी ह्यूमन एक्सीडेंटली एक इन्फेक्टेड अडल्ट फ्ली को स्वॉलो कर लेता है जिसके अंदर सिस्टिसर्कॉइड स्टेज प्रेजेंट होता है।
ये सिचुएशन यूजुअली तब होती है जब एनिमल्स अपने आप को ग्रूम करते हैं और अपने फर में प्रेजेंट फ्लीस को बाइट करके या स्वॉलो कर लेते हैं। जब इन्फेक्टेड फ्ली स्वॉलो हो जाता है तो सिस्टीसर्कॉइड होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। वहां लगभग 1 मंथ के अंदर ये डेवलप होकर अडल्ट टेपवर्म बन जाता है। अडल्ट वर्म लगभग 60 सेंटीमीटर्स तक लेंथ और लगभग 3 मिलीमीटर्स विड्थ तक पहुंच सकता है। वर्म अपने स्कोलेक्स की हेल्प से इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। जैसे जैसे वर्म ग्रो करता है ये बहुत सारे बॉडी सेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है। ग्रेविड सेगमेंट्स जिनके अंदर एग्स होते हैं वो मेन बॉडी यानी स्ट्रोबिला से डिटैच हो जाते हैं और फीसिस के साथ बाहर निकल जाते हैं। ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वो गलती से इन्फेक्टेड फ्ली स्वॉलो कर लें जिनके अंदर इन्फेक्टिव सिस्टीसर्कॉइड स्टेज प्रेजेंट हो। चिल्ड्रन में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो अक्सर पेट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में खेलते हैं जो फ्लीस से इन्फेस्टेड हो सकते हैं। अब हम डिजीज प्रोसेस या पैथोजेनेसिस को समझते हैं जो ये पैरासाइट कॉज करता है। अडल्ट वर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में अटैच हो जाते हैं। अगर वर्म्स की नंबर कम हो तो यूजुअली कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन अगर वर्म्स की नंबर ज़्यादा हो जाए तो ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। कभी कभी हेमरेजिक एंटराइटिस भी हो सकता है और सिवियर केसेस में यंग एनिमल्स में डेथ भी हो सकती है। एक और कॉमन साइन एनस के अराउंड इरिटेशन होता है। जो ग्रेविड सेगमेंट्स एनस से बाहर माइग्रेट करते हैं वो इस एरिया में इचिंग कॉज करते हैं जिसे प्यूराइटिस एनी कहा जाता है। इस इरिटेशन की वजह से डॉग्स अक्सर अपना एनस ग्राउंड पर ड्रैग या रब करते हैं जिसे स्कूटिंग बिहेवियर कहा जाता है। कैट्स में अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो तो कभी-कभी कन्वर्जन्स और एपिलेप्टिक फिट्स जैसे सिम्टम्स भी रिपोर्ट हुए हैं। ह्यूमंस में स्पेशली चिल्ड्रन जो इन्फेक्टेड डॉग्स या कैट्स के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इन्फेक्शन तब हो सकता है जब वो एक्सीडेंटली इन्फेक्टेड फ्लीस स्वॉलो कर लें। ऐसे केसेस में अडल्ट वर्म्स इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाते हैं और वेग अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ एनस के अराउंड इचिंग भी कॉज कर सकते हैं। अब आखिर में प्रिवेंशन और कंट्रोल को समझते हैं। डॉग्स और कैट्स में डायपेलिडियम कैनिनम इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका फ्लीज और लाइस को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। पेट्स को फ्लीज से फ्री रखना चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे शैम्पूज, मेडिकेटेड सोप्स, स्प्रेज, पाउडर्स या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड कॉलर्स। पेट्स का रेगुलर डीवर्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीवर्मिंग की फ्रीक्वेंसी एनिमल की एज और लोकल एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जो पैरासाइट ट्रांसमिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी पेट में डायपेलिडियम इन्फेक्शन कंफर्म हो जाए तो उसे सूटेबल एंटेलमिंथिक ड्रग से ट्रीट करना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटेलमिंथिक्स जैसे बेंजिमिडाजोल्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिनमें फेनबेंडाजोल, फेबेंटेल और मेबेंडाजोल जैसे ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, और ये ट्रीटमेंट और कंट्रोल दोनों के लिए इफेक्टिव होते हैं।